नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान की, देश भर में बढ़ते कोरोना की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव, जहां दिन भर की बड़ी तमाम खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बार बार मना करने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह की बयानबाजी की है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह की बयानबाजी कर दी है। आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए ये भी कहा कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि वो लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं तो ये उन लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर मोहन भागवत कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और गडकरी जी कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन यही बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो लोगों की भावनाएं इतनी कमज़ोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयानबाजी के बाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से ना ही हिंदू धर्म रुकेगा और ना ही मंदिर बनना रुकेगा। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 116 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि 293 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव से ठीक हुए। बता दें कि कुल मिलाकर अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4170 पहुँच गई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं, कोरोना का कहर क्या लगातार बढ़ता रहेगा। हालांकि प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कड़ी निगरानी रख रखी है। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान कुल 116 नए मरीज सामने आए। अब तक देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4170 हो गई। साथ ही बीते 24 घंटे में कुल 293 लोग ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 293 संक्रमित हुए मरीज ठीक हुए। हालांकि इस दौरान कोरोना से सब वेरिएंट JH1 का कोई भी मरीज नहीं मिला या इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर के आंकड़े के मुताबिक देश में इस समय सब वेरिएंट JH1 के 66 मरीज हैं। इनमें सबसे अधिक मामले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गोवा से आए हैं, जहां इस वेरिएंट के 34 मरीज सामने निकल कर आए। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले सामने आए। हालांकि 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने निकल कर आई। अच्छी बात यह है कि कोरोना में जो एक्टिव मामले थे उनमें से 293 जो मरीज हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई गई बैठक को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिस बैठक में जेडीयू को 2 बड़े झटके लगने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि पहले राजीव रंजन सिंह और दूसरे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा ये बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। इसी के बीच में खबर ये भी आ रही थी कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार का ये कहना था कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आप इस्तीफा दे दीजिएगा। 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लगभग 2 साल हो गया है लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। लेकिन अब लल्लन सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जेडीयू से यानी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है।
नीतीश कुमार के बार बार कहने पर भी लल्लन सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम इस्तीफा देंगे। ऐसे में दो बड़े सवाल उठते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब खास करके लोकसभा चुनाव मात्र 3 महीने रह गए हों, ऐसी सिचुएशन में अगर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। हालांकि विपक्षी इसके तमाम मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह अगर जेडीयू से इस्तीफा देते हैं तो ये जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पहले लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे और इसके बाद राजीव रंजन सिंह। अब देखना यह भी होगा कि आगामी चुनाव तक नीतीश कुमार के कहने पर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह विद्यमान रहते हैं, बने रहते हैं, या 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूँगा। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली में घने कोहरे के चलते थमी हवाई रफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य। दिसंबर का महीना खत्म होने को आया है और पूरा उत्तर भारत धीरे धीरे ठंड की चपेट में आते जा रहा है। इसी के साथ ही बात करें तो ठंड जहां बढ़ती है तो ठंड के साथ कोहरा भी आता है और इस कोहरे से कई जगह समस्याएं भी खड़ी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कोहरे के कारण कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं, कई सड़क हादसे हो रहे हैं। और बात सिर्फ सड़क हादसों की नहीं है, सड़क यातायात के साथ ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं और मुख्य रूप से बात करें तो फ्लाइट की, तो फ्लाइटें भी प्रभावित हुई। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 30 फ्लाइटें आज कोहरे के कारण प्रभावित हुए हैं। उनका आगमन और उनके प्रस्थान के जो समय थे उनमें बदलाव किए गए, क्योंकि आधिकारिक सूत्रों की बात करें तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी लो थी, जिस कारण विमानों को लैंड करने में और टेक ऑफ करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं बात करें कई अन्य राज्यों की भी, तो उसमें पंजाब भी शामिल है, जहां पर विमानों को विजिबिलिटी के कारण, कोहरे के कारण जो है वहां टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए कई विमानों के जो रूट थे वो डाइवर्ट किए गए और कई विमानें इसमें स्थगित भी हुई हैं। आपको बता दें, दिल्ली से शंघाई, हांगकांग, पेरिस, अहमदाबाद, हैदराबाद, तमाम जगहों के लिए जो फ्लाइट थी तो उनमें जो है विलंब हुआ, किसी के टेक ऑफ में, किसी के लैंडिंग में। तो इस कारण आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बात हो फ्लाइट की या फिर हो सड़क यातायात की या फिर ट्रेनों की हो। तो देखने वाली बात है कि अब ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है और ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में कैसे इस यातायात की समस्या पर या और ये समस्या बढ़ेगी या फिर इस समस्या पर धीरे धीरे जो है किसी तरह से लगाम लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या ठंड और बढ़ेगी, ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा। ये जो भी बातें रहेंगी, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। उत्तराखंड में विभागों को पूंजीगत बजट को खर्च तेजी से करने के निर्देश दिए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धामी सरकार कई बार विभागों को बजट खर्च करने के लिए निर्देशित कर चुकी है। शासन की तरफ से भी विभागों को कई बार निर्देशित किया जा चुका है। बाकायदा विभागों को आदेश जारी हो चुके हैं कि जो बजट दिया गया है वो तय समय पर खर्च हो सके, जो काम भी उस बजट से होने हैं वो जनता के हित के हैं, तो उन कार्यों में गुणवत्ता लाई जा सके। लेकिन विभागों पर इन सब आदेशों का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य में 12 से ज़्यादा ऐसे विभाग हैं जिनको पूंजीगत मद में जो बजट दिया गया था उस बजट को खर्च करने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने बजट तो लिया लेकिन खर्च 1 रुपया तक नहीं कर पाए हैं। लगातार सरकार की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि उस पूंजीगत मद में दिए गए बजट को खर्च करें ताकि जनता के जनहित के काम सही तरीके से हो पाए और जनता को उन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। लेकिन विभाग है उसका अमल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में समय सिर्फ फरवरी माह तक का है, क्योंकि मार्च में ये बजट खर्च हो जाएगा और ऐसे में अगर उस समय पर भी बजट खर्च नहीं होता तो जनता एक बार फिर सरकार पर ही सवाल उठाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नए साल का स्वागत प्रकृति भी अपने अंदाज में करती हुई नजर आई। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
नए साल के अवसर पर जो सैलानी उत्तराखंड आना चाहते हैं उनका स्वागत प्रकृति भी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी करा है उसमें साफ तौर पर कहा गया 27 दिसंबर के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और साल के अंत में यानी 30 और 31 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड में हो सकती है। उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले स्थान है, जो हिल स्टेशन है, वहां पर बर्फबारी यहाँ पर होगी। तो यानी सैलानी अगर यहाँ पर आते हैं तो बर्फबारी के साथ उनका स्वागत होगा। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग और यहाँ पर चमकता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर उत्तराखंड के लिए खुशनुमा माहौल यहाँ पर बन जाएगा, खुशनुमा मौसम होगा और नए साल पर ज्यादा से ज्यादा सैलानी यहाँ पर आएंगे। ऐसे में सरकार और प्रशासन भी उन सैलानियों के स्वागत के लिए, नए साल की तैयारियों के लिए जुट चुकी है और अधिकारियों को दिशा निर्देशित दिया जा चुका है कि सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बल्कि उनके जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया जाए। कैमरामैन निशान चौहान साथ अभय के अंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून के लहबोली गांव में ईंट भट्टी की दीवार गिरने से मौत हो गई काफी लोगों की। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र के लहबौली गांव में सुबह जब हुई तो चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी और ये चीख पुकारें एक जो ईंट की भट्टी थी वहां पर चल रही थी, वहां पर दीवार गिरने से हुई। अगर मौके की बात की जाए तो वहां पर 5 शव निकाले गए और साथ साथ एक व्यक्ति को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो टोटल जो आंकड़ा पहुंच गया वो 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया कि जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जो भट्टा स्वामी है उसकी तरफ से भी 3.5 लाख रुपए सभी मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने 10 से 15 लाख की जो मांग है वो की थी, लेकिन उसके विपरीत करीब 5.5 लाख रुपए परिजनों को दिए गए। उसके बाद भी जो आक्रोश है लगातार परिजनों का देखने को मिल रहा है, लेकिन जो शव लेकर जो लोग बैठे हुए थे, जो परिजन बैठे हुए थे, फिलहाल उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए हाँ कर दी है और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने जो रुड़की सिविल अस्पताल है उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके शव चले गए हैं। वहीं अगर अभी टोटल बात की जाए तो 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 2 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल है उनका एक जो अस्पताल है रुड़की में, निजी अस्पताल, वहां पर इलाज चल रहा है। फिलहाल ये घटना काफी दुखद है और ऐसे में सभी की तरफ से इसमें संवेदनशील इसे माना जा रहा है और इसमें अपनी संवेदना दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासन के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद है और स्थिति को समझने में लगे हुए हैं। साथ ही जो उनके परिजन है उनका जो मनोबल है वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है, साथ साथ उन्हें शांत रखने की जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सभी जो मृतक है उन्हें 5.5 लाख रुपए सरकार और साथ साथ भट्टा स्वामी के द्वारा दिए जाएंगे। वहीं ये बात उठ रही है कि जो घायल हुए हैं उनको भी सरकार मुआवजा देगी। कैमरा निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। आने वाले नववर्ष के मौके पर वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी सजगता बरत रहा है। प्रशासन जो है एड्रेस से अनाउंसमेंट लगातार कर रहा है, पब्लिक एड्रेस से अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है। प्रशासन का साफ तौर से कहना है, गाइडलाइन जारी करके कहना है कि श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी मंदिर अगर आएँ तो यहाँ पर बीमार और बुजुर्ग लोगों को लेकर नहीं आए, बच्चों को लेकर नहीं आए यहाँ पर, और जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है सजग है। अभी 2 दिन पहले ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो उनकी मृत्यु बीमारी के चलते हुई थी और अलग अलग स्थानों पर हुई थी। लेकिन भीड़ का दबाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नव वर्ष के मौके पर कोई भी जो है लापरवाही ना बरतें और जो प्रशासन की गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन द्वारा उसका जो है पालन करें, सारे श्रद्धालु उसका पालन करें और बीमार लोगों को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को कतई लेकर ना आए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। मथुरा के वृंदावन के शांति सदन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की हुई मौत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। वृंदावन के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत केशव धाम चौकी के नज़दीक शांति सदन में एक संदिग्ध अवस्था में एक युवती की मौत हो गई है, जो वृंदावन घूमने आए हुए थे। युवती अपने परिजन और दोस्तों के साथ घूमने आई थी। 4 लड़के और 3 युवतियां थे साथ में। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने
जांच पड़ताल में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि अब जांच की जाएगी। सीओ प्रवीण मलिक का कहना है कि जांच के लिए टीम लगा दी गई है और इसकी जांच की जाएगी। देखते हैं क्या निकल के आता है। पुलिस ने सबका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है और पुलिस इस पर पूरी जांच कर रही है। किन परिस्थितियों में युवती की मौत हुई है ये सब जांच में निकल के आएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हमीरपुर में एडीजी प्रयागराज जोन के निर्देश पर अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्यवाही की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में आज एडीजी प्रयागराज द्वारा जो आदेश मिला था तो उसके चलते आज बीती रात छापेमारी की गई, जिसपे कि 102 स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां पर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहीं पर जो लाहन थी और तमाम उपकरण थे और भट्टियां जो बनाए हुए थे तो उनको नष्ट किया गया और 982 किलो करीब लाहन और 470 के आसपास क्वार्टर बरामद हुए और इस पे 30 लोग जो गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो जिन स्थानों पर छापेमारी की गई थी वहां पर लाहन मिला और तमाम उपकरण भी मिले तो जिनको पुलिस ने वहीं पर नष्ट किया। और इसके बाद जो इस तरह के कारोबार कर रहे थे, जैसे क्रिसमस डे और नया वर्ष आ रहा है, उसी को लेकर ये लोग अवैध तरीके से बिक्री किया करते थे, तो इसी को लेकर एडीजी प्रयागराज द्वारा आज बीती रात कार्रवाई की गई और जो इस तरह के और भी स्थान है उस पर भी छापेमारी की जाएगी और पुलिस अभी भी अभियान बराबर चला रही है और अगर आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखी जा सकती है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गाजीपुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 24 राशि गोवंश पुलिस ने किए बरामद। गाजीपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना भावरकोल का ये मामला था। जब मुखबिर की सूचना मिलती है पुलिस अपने अलर्ट मूड में हो जाती है और थानाध्यक्ष वहां पर खड़े थे अपनी टीम के साथ। जब देखा थानाध्यक्ष ने कि सामने से एक 18 चक्का ट्रक आ रहा था, पुलिस ने उसे रुकवाया और जब अंदर देखा तो उसमें 24 राशि गोवंश लदे हुए थे। पुलिस को नहीं होता अपनी आंखों पर विश्वास। इसको देखकर पुलिस दंग रह जाती है। इन अपराधियों के मंसूबे की बात करें तो उनका जिगरा हम कहें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले भी भावरकोल की पुलिस ने पर्दाफाश किया है गौ तस्करों का और ये बिहार से कलकत्ता की ओर ले जाते हैं पशुओं को, उनका वध करते हैं। लेकिन पुलिस अपने अलर्ट मूड पर है। गाजीपुर के पुलिस जहां भी थानों पर ऐसी सूचनाएं मिलती है वहां पर इन अपराधियों के दांत खट्टे कर रही है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने दिया है ये साफ निर्देश, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना भावरकोल का ये मामला है। पखनपुरा एक्सप्रेसवे हाईवे की बात करूं तो वहां से ऐसे गौ तस्कर जाते हैं क्योंकि वहां से बिहार का जो इलाका है वो सटा हुआ है। लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने लगातार इन अपराधियों के मंसूबे को किया है नाकाम और भावरकोल का ये मामला था जहां पर पुलिस ने इन सभी गोवंशों को बरामद कर लिया और ये जो पशु तस्कर थे ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। हरदोई में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ हुई टप्पेबाजी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में 2 महिलाएं खरीदारी करने गई थी। सिनेमा रोड की जो सिनेमा बाजार है वहां पर, जो हरदोई की मेन मार्केट कही जाती है, जो सदर बाजार बोला जाता है, वहां पे वो महिलाएं कुछ खरीदारी करने गई थी और वहां पर 2 टप्पेबाज आए और उन महिलाओं से बोले कि आपके पोते के ऊपर शनि का प्रकोप है और आप ये चैन और अंगूठी जो कि बैग में डाल दीजिए। बैग में डालने के बाद में जैसे उन्होंने बैग में डाला और वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, टप्पेबाज उनका बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पूरे मामले पर सीओ सिटी अंकित मिश्रा मौके पर पहुंचे और तत्काल वहां पे क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची है, जांच पड़ताल में जुट गए है। वहां के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगालने में लगी हुई है। हालांकि पूरे मामले पर एडिशनल एसपी नरपेंद्र कुमार ने बताया है कि 2 महिलाओं ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द
उन टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्राइम ब्रांच की टीम लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पुलिस कामयाब होती है उन टप्पेबाजों को पकड़ने में। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मैनपुरी में कोहरे का कहर देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में पहले ही दिन दिखा कोहरे का कहर। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी कुसमुरा मार्ग पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। जहां एक प्राइवेट बस ने सवारियों से भरी हुई ऑटो में टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद ऑटो में सवारियां जो बैठकर जा रही थी एलाऊ से कुसमुरा जाने के लिए, सभी सवारियां उसमें बैठकर सवार हो गई थी। जिसके बाद नगला मंगलिया के मोड़ पर जाकर प्राइवेट जो बस थी उसने टक्कर मारी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने, ऑटो में जो लोग बैठे थे उनमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक को देखते हुए उनको सैफई और आगरा प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं सड़क हादसे में घायल परिवार के लोगों ने बताया कि प्रतिदिन की तरह ही ऑटो एलाऊ चौराहे से सभी सवारियों को लेकर जा रहा था, तभी कोहरे की वजह से हादसे का होना बताया गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी बना हुआ है। तो वहीं एक जो युवक है वो अपने जीजा जी के घर किसनी क्षेत्र में जा रहा था। उसका कहना है कि ऑटो और उसके पीछे एक बाइक चल रही थी, उसको क्रॉस करने के चक्कर में कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर बस आई और उसने दोनों ही बाइक सवार और ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे सब मिलाकर 6 लोग घायल हो गए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। रायबरेली में अचानक मौसम ने ली करवट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ अचानक रायबरेली में मौसम ने करवट ली, जिसके बाद देखा गया कि लोग घर में दुपकने के लिए मजबूर हो गए। सड़कों पर भी चल रहे वाहन की रफ्तार थम गई। देखा जा सकता है कि किस तरह से वाहन पीली लाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे हैं। धीमी धीमी रफ्तार में जहां एक तरफ रोड पर वाहन चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आने जाने वाले राहगीर भी जल रहे अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। बता दें कि रोड पर जाने के लिए चाहे मजदूर हो या छात्र हो, वो भी लगातार ठंड में परेशान देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से विजुअलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है और जो विद्यालय जाने वाले छात्र हैं वो भी किस तरह से ठिठुरते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं सड़क पर जिस तरह से लोगों का आवागमन बाधित हुआ है, तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली जिले में किस तरह से अचानक मौसम ने करवट ली है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। रायबरेली में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संजीदा दिख रहे हैं और उनके द्वारा लगातार लव जिहादियों के तार तक पहुंचकर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में लगातार लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रायबरेली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। अभी हाल में ही एक डी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज तुरंत ही बछरावा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल देखा गया और ऐसे में रायबरेली पुलिस सवालों के घेरे में फिर से खड़ी हो गई। बता दें कि बछरावा थाना इलाके की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि उसके घर के सामने एक मिस्त्री ने पहले अपनी दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसकी नाबालिग युवती को उसने प्यार के जाल में फंसाया। प्यार के जाल में फंसाने के बाद जब घर में कोई नहीं था तो मौका देखकर वो उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। इस पूरे मामले की शिकायत उसके द्वारा स्थानीय थाने बछरावा में की गई है। हालांकि थाने में पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। जिस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि FIR दर्ज करके टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बरेली के पीलीभीत हाईवे पर रोडवेज बस समेत 3 वाहन आपस में टकराए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता
पीलीभीत रोड पर आज सुबह तड़के 7 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें 3 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं, जिसमें बताया जा रहा है 28 से 30 सवारियां घायल हुई हैं, जिसमें कि कुछ सवारियां हैं 3 या 5 सवारियां हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत डिपो बस बरेली आ रही थी, सुबह के 7 बजे बस आ रही थी। जैसी घना कोहरा था, काफ़ी घना कोहरा था, तो सामने से आ रहे ट्रक से बस की भिड़त हो जाती है, जिसमें कि टक्कर लगते ही ट्रक खाई में गिर जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है, जिसके बाद में बस टेढ़ी हो जाती है और उसकी सवारियों को चोटें आती हैं। जिसके बाद में देखा गया है जैसी सवारियों को चोट लगती है, फिर उसके बाद में सामने से आ रही इको बस में टकरा जाती है। इको में बताया गया कि 8 से 9 सवारियां थी, जिसको गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही ये सूचना पुलिस को पता चली, पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल भेजा है, जहाँ ये बताया जा रहा है 3 से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इको सवार जो सवारियाँ थी उनकी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जैसे ये हादसा पूरे जिले में पता चला, कोहरे के कारण पता चला, तो वैसे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि वहाँ पे जो जाम लगा था वहाँ पे स्थिति सामान्य रूप से कर ली गई थी, सुबह ही कर ली गई थी और जो इलाज है उनका चल रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। आगरा पुलिस ने ताजमहल पर पर्यटकों को ठगी करने वाले 500 लपकों को जेल भेजा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। मोहब्बत की बेशकीमती इमारत ताजमहल के आसपास कर रहे लपकागिरी को आगरा पुलिस ने मुकम्मल तौर पर अब खत्म कर दिया है। एसीपी अरीब अहमद की लीडरशिप में अब तक 1 साल के अंदर 500 लपकों को आगरा पुलिस जेल भेज चुकी है, जो कि पिछले कई सालों से 100 से ज्यादा भी लपकों को जेल नहीं भेजा गया था। लेकिन आगरा कमिश्नरेट होने के बाद में आगरा पुलिस ने 500 लपकों को जेल भेजा है, जिनके खिलाफ में कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। पर्यटन पुलिस ने लपकों को पकड़ने के लिए खुद पर्यटक बन गई और लपकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये आगरा पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहती है। यही वजह है कि आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों से खुश होकर जापानी एम्बेसी ने 2 बार आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह को कमेंडेशन लेटर भी दिया है। आगरा से कैमरामैन बीके के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।